आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर आई हूं आपके लिए 20 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। समुद्री चक्रवात अम्फान ने पूर्वी तट पर दी दस्तक, लाखों लोग सुरक्षित निकाले गए। 50% अभी लैंड के ऊपर चला गया है और 50% अभी आई के ऊपर जाना है। कांग्रेस के यूपी में बसें भेजने पर राजनीति तेज, बीजेपी का पलटवार। राजस्थान के भरतपुर में लगभग 400 बसें कल सुबह 10 बजे से एकत्रित हैं। और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब देगी सामान बेचने का विकल्प। खास बात यह है कि ये सब कुछ बिना फेसबुक के कोर प्लेटफॉर्म को छोड़े हुए आप कर सकते हैं। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कैसे बदली है लॉकडाउन से प्रकृति की रंगत, और याद करेंगे छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार सुमित्रा नंदन पंत को। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा इस सोमवार यानी 25 मई से शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चक्रवाती तूफान अम्पन ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचा। वहां अंधड़ के साथ भारी बारिश हो रही है। नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की योजना को मंजूरी दे दी। वरिष्ठ नागरिकों के भले के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि 3 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर देने का फैसला भी इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी बैठक में मिली मंजूरी। बीते 24 घंटों में 5,611 मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मजदूरों के हितों में फैसला करने और बसों को चलाने की मंजूरी देने का फिर से अनुरोध किया। और नेपाल ने जारी किया नया राजनीतिक नक्शा। इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। समुद्री तूफान अम्फान ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दे दी है। देर शाम तक ये कोलकाता पहुंच जाएगा। प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तूफान से क्या होगा असर और कैसे बदलेगा मौसम, यही समझने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की भारत के मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा से। और सबसे पहले यही पूछा कि चक्रवात अम्फान से जो परिस्थितियां बनी हैं उनका असर कब तक रहेगा। चक्रवात अम्पन अभी वेस्ट बंगाल तट पे सुंदरबंस के ऊपर पार हुआ है। इसका अभी जो विंड स्पीड है लगभग 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गोस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर है। इसका जो सेंटर में जो आई होता है, आई का 50% अभी लैंड के ऊपर चला गया है और 50% अभी आई के ऊपर जाना है। तो इसके इम्पैक्ट जो ऑलरेडी आफ्टरनून में शुरू हो गया है, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड और 2-3 घंटा चालू रहेगा। फिर धीरे धीरे विंड स्पीड कम होगा। मगर जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट से अभी तो ये स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है साउथ और नॉर्थ 24 प्रोग्राम में और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। मगर तो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जैसे कोलकाता है, हुगली है, हावड़ा है, वहाँ अभी धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ के 110 to 120 गोस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड अभी हो जाएगा रात तक। इसमें पोटेंशियल डैमेजिंग कैपेबिलिटी है। और इसके साथ साथ साउथ और नॉर्थ 24 प्रोग्राम में जो स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव जो आता है ना, वो 4 to 5 मीटर आने का उम्मीद हो रहा है, वो भी जारी है। आफ्टरनून से स्टॉर्म सर्ज शुरू हो गया है। मृत्युंजय जी, तटीय इलाकों को मौसम की इस मार से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज ओडिशा क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट, और कल सुबह तक वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। आसाम, मेघालय में कल बारिश रहेगा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है 20 to 30 किलोमीटर पर आवर। जानकारी दे रहे थे भारत के मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा। और इसी बीच जमीन पर एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में लगी है। एनडीआरएफ ने क्या तैयारियां की हैं, यही बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। तबाही का दूसरा नाम सुपर साइक्लोन अम्पन पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से टकरा गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान अम्पन
सुंदरबन से लगने वाले पश्चिम बंगाल तट के दीघा और हटिया द्वीप को पार कर रहा है। लैंडफॉल की प्रक्रिया कुछ घंटों तक चलेगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई मकान ढह गए हैं और दोनों राज्यों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ही राज्यों में राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग सेविंग ऑफ कैटल एंड रीसेटलिंग कैटल आल्सो इज बीइंग हेल्प्ड बाय द एनडीआरएफ। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा पसरा है। कोरोना महामारी के बीच तूफान की तबाही की आशंका से लोग डरे हुए हैं। लोगों को लगातार सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन उनसे घरों में ही बने रहने की अपील कर रहा है। शुक्रिया आनंद श्रीवास्तव। तो तूफान की वजह से ओडिशा में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। हमने भुवनेश्वर के स्वतंत्र पत्रकार सुब्रत पति से जमीनी हालात जाने। ओडिशा के कई जगहों में 100 किलोमीटर से ज़्यादा की प्रति घंटे की रफ्तार में हवा चली और कई सारे बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर गिर पड़े। बहुत सारे टेलीफोन और इलेक्ट्रिक के खंभे जो हैं वो भी सड़क पर गिर पड़े हैं। इंटरनेट, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अभी ज़्यादातर इलाकों में नहीं है। इस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा में 2 मौत की खबर है। भद्रक में एक 2 साल के एक छोटे बच्चे की घर गिर पड़ने से मौत हुई और इसके अलावा केंद्रापड़ा में एक आदमी तक चिकित्सा सुविधा एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने की वजह से उनकी मौत हुई। इसके अलावा और कहां कैजुअलिटीज हुई है, इसके बारे में अभी तक खबर नहीं आ पाई है। सुब्रत, तूफान के गुजर जाने के बाद प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी संख्या में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है? 36 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अभी रेस्क्यू और रिलीफ में लगे हुए हैं। खास करके ये टीम सड़कों से पेड़ हटाने में लगे हुए हैं। इनके अलावा 350 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की टीम भी काम में लगे हुए हैं। अभी ड्रिंकिंग वाटर की एक बड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए जो पंचायती राज विभाग है उसको उड़ीसा सरकार की तरफ से अलर्ट किया गया है कि साइक्लोन प्रभावित इलाकों में पीने की पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम की जाए। जानकारी दे रहे थे स्थानीय निवासी और स्वतंत्र पत्रकार सुब्रत पति। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसें चलाने का प्रस्ताव क्या दिया। एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है और इसी बीच राजस्थान से भेजी गई बसें यूपी के बॉर्डर पर ही खड़ी हुई हैं और मजदूर सड़कों पर पहले की तरह पैदल और साइकिलों पर चले जा रहे हैं। सुनिए ये रिपोर्ट। मामला बस से शुरू होता है मगर बस नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। कहीं सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते नेता नजर आते हैं तो कहीं खतों और ट्वीट्स का सिलसिला दिखाई देता है। अब एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को आग्रह किया है कि मजदूरों के भले के लिए फैसला लें और उनको घर भेजने के लिए बसों को चलाने की अनुमति दें। प्रियंका गांधी ने उन्हीं बसों के संचालन की अनुमति मांगी है जो कांग्रेस ने उपलब्ध कराई हैं। ये बसें कल से नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर खड़ी हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वो प्राइवेट बसों के बजाय राजस्थान रोडवेज की बसें उपलब्ध करा रही है। इस मामले में उन्होंने राजस्थान सरकार से बात करने की बात कही। उधर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को भी नोएडा पुलिस ने उत्तर प्रदेश सीमा पर आज रोक दिया। वो करीब 800 बसों के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। कल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक समेत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बस लेकर नोएडा एक्सप्रेस वे पर इकट्ठा हो गए थे। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी कल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इन सब मामलों के बीच दूसरे राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया और इसमें कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सारे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केंद्र सरकार चाहती तो श्रमिकों को अपने घर भेज सकती थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए। क्या घोषणा करी उसमें, कितने लोगों के टिकट खरीद के दिए। और ये बार बार जब
बात उजागर हुई तब रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण इसका किया। हम चाहते हैं कि गरीब अपने घर पहुंच सके। आज व्यक्ति जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखा है, इतने हफ्तों से परेशान है, अपने घर जाना चाहता है, उसकी मदद करना ना सिर्फ नैतिकता है, उसका संविधान का अधिकार भी है। वहीं रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर इस समय सियासत करने का आरोप लगाया। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, सवाल ये है कि बसों पर यह सियासत आखिर कब थमेगी। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। वहीं आज तक संवाददाता देवंकुर उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद थे और दिन भर वहां जो भी हलचल हुई उस पर उनकी नजर रही। आंखों देखी सुनिए देवंकुर से। मैं आज सुबह से उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर मची सियासी घमासान को देख रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस की संख्या बल पहले से काफी बढ़ चुकी थी। राजस्थान के भरतपुर में लगभग 400 बसें कल सुबह 10 बजे से एकत्रित हैं। इन बसों के चालक, परिचालक, हेल्पर्स इकट्ठे हैं। जो पूरा सियासी घमासान है उसमें कांग्रेस का ये आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इन बसों को आगरा के अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो पूरी कवायद थी प्रवासी मजदूरों की मदद करने की, वो सफल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा को ये लगता है कि पूरे कवायद में श्रेय कहीं कांग्रेस को ना मिल जाए, जिसकी वजह से वो इसको सफल नहीं होने दे रही है। वहीं आगरा के जिला प्रशासन का ये कहना था कि जो अनुमति लेनी चाहिए थी वो इन बसों के पास नहीं थी, जिस वजह से इनको आगरा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हमारी बात आगरा देहात के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार से हुई। इस पूरी कवायद के चलते 900 से ज्यादा चालक, परिचालक और हेल्पर्स राजस्थान के भरतपुर में करीब 30 घंटे से ज्यादा फंसे हुए हैं। जानकारी दे रहे थे आज तक संवाददाता देवंकुर। बढ़ते हैं आगे। अब से कुछ देर पहले भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि भारत में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। सभी एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यात्रियों के आवागमन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से बनाया जा रहा है। भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही घरेलू उड़ानें बंद थीं। और अब बात कोरोना की। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश में 1,06,000 को पार कर गया है, जबकि 3,300 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों से हर रोज 5,000 के आसपास कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। भारत के आंकड़ों की तुलना दुनिया भर के देशों से हो रही है। इनमें एक देश ब्राजील भी है। दोनों देशों के हालात एक जैसे होने के बावजूद ब्राजील में भारत से 5 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राजील के मुकाबले कहां खड़ा है भारत? यही जानने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले बात की आजतक.com के स्वास्थ्य संवाददाता रिचीक मिश्रा से। भारत में कोरोना का पहला मरीज जनवरी के आखिर में आया था, जबकि ब्राजील में पहला केस फरवरी में सामने आया। वहां इटली से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन 13 मार्च तक ब्राजील ने कुल केस की संख्या में भारत को पीछे छोड़ दिया। 21 मार्च तक भारत में हर 3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे। ब्राजील में मार्च के मध्य तक हर दूसरे तीसरे दिन में केस दोगुने हो रहे थे। भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया, लेकिन ब्राजील में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अभी तक नहीं लगाया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत के मामले में ब्राजील दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। ब्राजील में कोरोना वायरस से अब तक 17,983 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के ऊपर स्पेन, फ्रांस, इटली और यूके और यूएस हैं, जबकि मौत के मामले में भारत का इस सूची में नाम 16वें नंबर पर आता है। रिचीक, बढ़ते संक्रमण के बीच अगर डेथ रेट की बात करें तो भारत के लिए राहत की बात जरूर है अन्य देशों के मुकाबले। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती स्पीड के बीच भारत के लिए कुछ आंकड़े न सिर्फ सकारात्मक हैं, बल्कि ये हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद अपने ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, कोविड-19 के नियंत्रण में भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बेहतर है। दुनिया में प्रति 1 लाख आबादी पर, यानी 1 लाख की आबादी पर कोविड-19 से 4.1 लोगों की मौत हो रही है, जबकि भारत में यह दर सिर्फ 0.2 है, यानी 0.2। यह संख्या जो है कई देशों से कम है। भारत के ऊपर स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, सबसे ज्यादा स्पेन में, वहां 1 लाख लोगों में
59.2 लोगों की मौत का दर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि भारत में यह 0.2 है। अमेरिका में 26.6 है, फ्रांस में 41.9 है, ब्रिटेन में 52.1 है और इटली में 52.8 है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिची। तो कोरोना महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आ रही हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी के कारण खरबों डॉलर के नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगले कुछ सालों के लिए भयंकर मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। विश्व बैंक ने आशंका जताई है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण इस साल अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत धीमी रहने वाली है, जिससे लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक मंदी और भारी बेरोजगारी के बाद मध्यम और लघु उद्योग दिवालिया होने की कगार पर होंगे। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा था कि कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के कारण दुनिया मंदी में प्रवेश कर गई है। हालांकि IMF ने अगले साल सुधार की भी उम्मीद जताई है। विशेषज्ञ इसे साल 2009 में आई आर्थिक मंदी से भी बुरा दौर मान रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर तभी लौट सकती है जब सभी देश कोरोना महामारी का पूरी तरह से खात्मा कर दें। खतरा सिर्फ आर्थिक मंदी का ही नहीं है। महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया ने अपने काम करने के तौर तरीकों में भी बड़े स्तर पर बदलाव करने शुरू किए हैं। पारंपरिक तरीकों से हटकर दुनिया का बाजार इस वक्त तकनीक के सहारे आ चुका है। लगभग सारी बड़ी छोटी कंपनियां अपना बिजनेस ऑनलाइन संचालित कर रही हैं और ये भविष्य में बड़े साइबर हमले और डेटा चोरी जैसे मामलों की आशंकाओं को भी पैदा करता है। इस लॉकडाउन की वजह से वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब इससे छोटे बड़े कारोबार से लेकर नौकरियों पर भी खास असर पड़ा है। महामारी की वजह से कई रेटिंग एजेंसियों ने वैश्विक आर्थिक गति के अनुमान को घटा दिया है। IMF का मानना है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% तक सिकुड़ जाएगी और कुछ चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में ही इस साल तेजी देखने को मिलेगी। जानकारी दे रही थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। और अब बात बदलते ट्रेंड और आदतें बदलने की। अलग अलग क्षेत्रों में पांव पसार रही दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक शॉप्स की घोषणा की है। इसके बाद अब व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिस्ट कर पाएंगे। क्या है फेसबुक का ये नया फीचर और ये कैसे काम करेगा, इसी को समझने के लिए हमने बात की आजतक.com के लिए टेक की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार मुंजीर अहमद से। फेसबुक ने एक नए फीचर की शुरुआत की है जिसे फेसबुक शॉप कहा जाएगा। इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेसबुक का पहला तो नहीं लेकिन बड़ा कदम कहा जा सकता है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि छोटे बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए शॉप सेटअप करके सामान बेच सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप कपड़े की दुकान चलाते हैं तो आप यहां अपने कैटलॉग में से कोई भी प्रोडक्ट फेसबुक शॉप पर फीचर कर सकते हैं। यहाँ आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिलेंगे, यानी आप इसे अपने हिसाब से क्रिएटिव बना सकते हैं ताकि लोग इसे देखकर आपका प्रोडक्ट खरीदें। कस्टमर सेंट की बात करें तो आपको ये शॉप्स फेसबुक और इंस्टा के बिजनेस पेज पर दिखेंगे। यहाँ से आप पूरा कलेक्शन ब्राउज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या सीधे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सब कुछ बिना फेसबुक के कोर प्लेटफॉर्म को छोड़े हुए आप कर सकते हैं। छोटे बिजनेस और मर्चेंट्स फेसबुक के मुख्य प्लेटफॉर्म पर फ्री शॉप सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ये ऑनलाइन स्टोर फ्रंट आपको दिखेंगे। मुंजीर, भविष्य में यह हमारे शॉपिंग हैबिट्स को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब व्हाट्सएप जैसी चैटिंग प्लेटफॉर्म भी फेसबुक के पास उपलब्ध हैं। ई-कॉमर्स की वजह से वैसे भी लोगों की शॉपिंग हैबिट काफी हद तक प्रभावित हुई है। अब ऑनलाइन निर्भरता ज्यादा बढ़ी है और फेसबुक ने इसे कोविड-19 को देखते हुए भी लाया है, क्योंकि इससे और भी ज्यादा लोग ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक चाहता है कि लोग फेसबुक पर ही रहते हुए शॉपिंग कर लें। इससे फेसबुक को दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये होगा कि लोगों का फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड बढ़ेगा और दूसरा, इससे कंपनी आने वाले समय में अमेज़ॉन
और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसे दिग्गज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टक्कर दे सकेगा। फेसबुक शॉप की शुरुआत अमेरिका में की जा चुकी है, लेकिन भारत में अभी कुछ समय के बाद इसे शुरू किया जा सकता है। इंस्टाग्राम में भी कुछ समय के बाद ही इसकी शुरुआत होगी। आने वाले महीने में उम्मीद की जा सकती है कि फेसबुक एक साथ दुनिया भर के हर देशों में इसकी शुरुआत करेगा। शुक्रिया मुंजीर इस तमाम जानकारी के लिए। आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन, हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और जहां एक तरफ कोविड-19 की वजह से हमारी आदतें, व्यवहार और तौर तरीकों में बदलाव आ रहे हैं, वहीं लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में पर्यावरण का रंग भी तेजी से बदल रहा है। महीनों तक सड़कें सुनसान रहीं, फैक्ट्रियों से काले धुएं आसमान में उठते नहीं दिखे और पिछले कुछ दिनों में इसका सकारात्मक असर हम सब ने पर्यावरण पर देखा है। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से कार्बन उत्सर्जन में 17% तक की कमी आई है। लेकिन क्या ये काफी है? सुनिए आशिता सेठ की ये रिपोर्ट। आजकल घर की बालकनी से बाहर सब साफ नजर आ रहा है। रोड पर ट्रैफिक कम है, बिजली की खपत कम है, तो पावर प्लांट भी कम ईंधन खपत कर रहे हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर गिर गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की हाल ही में की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले महीने दुनिया भर में रोज होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 17% की कमी आई है। इसका श्रेय लॉकडाउन को दिया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जिंदगी के वापस पटरी पर आने के बाद प्रदूषण में आई ये कमी सागर में एक बूंद की तरह होगी। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में कार्बन उत्सर्जन पर स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और इस साल ये 4 से 7% के बीच रहेगा, जो 2019 के स्तर से कम है। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कार्बन उत्सर्जन में ये सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट भी है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अगर लॉकडाउन संबंधित कड़े नियम ऐसे ही साल भर बने रहते हैं तो प्रदूषण के स्तर में 7% तक की कमी आएगी और अगर उन्हें जल्द हटा लिया जाता है तो ये गिरावट सिर्फ 4% की होगी। अमेरिका ने अप्रैल में एक हफ्ते में अपने कार्बन उत्सर्जन के स्तर में करीब 1/3 की कटौती की, तो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जन वाले चीन ने फरवरी में कार्बन प्रदूषण में करीब 1/4 की कटौती की। इस स्टडी में भारत की भी बात की गई है, जहां प्रदूषण के स्तर में 26% की गिरावट देखी गई, तो यूरोप में ये आंकड़ा 27% का रहा। नेचर क्लाइमेट चेंज नाम के जर्नल में इस स्टडी को प्रकाशित किया गया है। स्टडी के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वैश्विक गिरावट इस साल 4 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच दर्ज की गई है। हाल ही में प्रकाशित पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 4 दशकों में ये पहली बार है जब भारत में कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इस शोध के मुताबिक मार्च में भारत का कार्बन उत्सर्जन 15% कम हुआ है और अप्रैल में 30% कम होने की उम्मीद जाहिर की गई। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में करीब 1 सदी तक रहती है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ने स्टडी को व्यापक बताया है और माना है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों से बचने के लिए हम सभी को कितनी कोशिश करने की जरूरत है और इसके लिए हमें किसी महामारी को बहाना बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। जानकारी दे रही थी आशिता सेठ। और अब बात बाजार की। बाजार का हाल लेकर हाजिर हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर। आज के सत्र में भारतीय शेयर बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली।
प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। मझोले छोटे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 12,664 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी जिस स्तर पर बंद हुआ वो 9,066 का स्तर था। 9,000 के ऊपर निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल स्तर है, अगर 9300 को पार करता है 9,000-9300 के बीच की एक रेंज है जहाँ पर निफ्टी को कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन अगर 9300-9400 के स्तर के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है और दोबारा चाल बनती है, खरीदारी देखने को मिलती है तो बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज की जो तेजी थी जिसकी वजह तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं कंपनियां, उन्हीं तिमाही नतीजों की वजह से दिग्गज कंपनियों के आज नतीजे सामने आए, जिसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। आज अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू था, उसकी वजह से वहाँ तेजी देखने को मिली। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर में तेजी देखने को मिली। अच्छे तिमाही नतीजे जारी किए कंपनी ने। M&M, HDFC, लार्सन टोब्रो, टाटा स्टील, ये वो कंपनियां थीं सेंसेक्स में जिनमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। M&M और HDFC बैंक के शेयर में करीब 6% के आसपास, 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। गिरावट वाले शेयर जो आज रहे वो केवल एशियन पेंट, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक थे, जहाँ पर आज के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था आज सेंसेक्स के शुमार शेयरों में। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो टेलीकॉम शेयर में करीब आज 1% की गिरावट थी, लेकिन इसके अलावा सभी शेयर चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। शुक्रिया शुभम शंकरधर। आज हिंदी कविता में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभकार सुमित्रानंदन पंत का जन्मदिन है। आज ही के दिन वर्ष 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। प्रकृति के अंचल में जन्मे, पले और बड़े हुए सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्हें याद कर रहे हैं अंजुम शर्मा। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम। घुंघराले बाल, बंद गले का सूट, चश्मे का बड़ा फ्रेम और बोली में छंदों की लय, ये हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत का चिर परिचित अंदाज था। सुंदर, शिव, सत्य, कला के कल्पित मापमान बन गए स्थूल। जग जीवन से हो एक प्राण, मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर। नवदृष्टि कविता से ये पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सुना रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात सुमित्रानंदन पंत और उनके प्रकृति प्रेम की। छायावाद के 4 स्तंभों में एक सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा छायावाद से लेकर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक निर्विघ्न रूप से चलती रहती है। तब के उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में जन्मे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति और काव्य को समानार्थी बनाने वाले कवि थे। इसीलिए आधुनिक काल के कवियों में उनकी प्रतिष्ठा प्रकृति के कवि के रूप में होती है और शायद यही कारण है कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार या सुकोमल कवि भी कहा गया है। उनके काव्य में प्रकृति आदि से अंत तक अलग अलग रूपों में दिखलाई पड़ती है। कहते हैं उनके लेखन का आरंभिक काल उनकी प्रकृति का साहचर्य था। सुमित्रानंदन पंत की जो सबसे खास बात है वो है प्रकृति को सजीव सत्ता मानना। प्रसिद्ध नवगीतकार यश मालवीय ने सुमित्रानंदन पंत को नजदीक से जाना है, उनके साथ समय बिताया है। धूप, हवा, पानी से वो ऐसे प्यार करते थे। उनको सूर्योदय देखना अच्छा लगता था, उनको सूर्यास्त के समय खिड़की खोल के रहना ही अच्छा लगता था। वो बंद कमरे के कवि नहीं थे। जैसे अंग्रेजी में कीट्स वगैरह का जो काम है, पंत उसी स्तर के बल्कि कई बार तो उनको सरपास करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति से जो तादात्म्य स्थापित किया, जो रिश्ता बनाया उन्होंने, जो गंगा किनारे जाके और घंटों प्रकृति को महसूस करना, जीना,
देखना और अपने भीतर आलोड़ित विलोड़ित करते देखना। कई बार तुमने देखा है कि वो जैसे बर्फ गिर रही होती थी तो वो लगता था कि उनकी समाधि लग जाएगी, उनको हटा ना लिया जाए। तो प्रकृति को वो हमेशा जीवित सत्ता मान के चले। जैसा कि यश मालवीय बता रहे थे कि सुमित्रा नंदन पंत का मानना था कि जैसे हम हैं वैसी ही प्रकृति भी है। अपनी कविता नौका विहार में वे प्राकृतिक वस्तु को स्त्री के रूप में कल्पित करते हैं और एक रूपक बांधते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकृति का सजीव चित्र ही पंत की कविताओं में मिलता है। उन्होंने प्रकृति को रहस्य के रूप में भी देखा और प्रतीक रूप में भी। ये सुमित्रा नंदन पंत की विशेषता रही कि उन्होंने खेतों से लेकर बादल तक और पक्षियों से लेकर पर्वत तक को अपनी कविता का विषय बनाया। लेकिन कवि प्रांजलधर कहते हैं कि कवि कर्म केवल इतना ही नहीं होता। यह ठीक है कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत बहुत पसंद किए जाते हैं। प्रकृति पर केंद्रित, प्रकृति को लक्ष्य बनाकर बहुत सारी कृतियां रची। गुंजन है, ग्राम्या है, युगांत है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक्य हम लोगों को यही पढ़ाया गया है कि उन्होंने गढ़े। जैसे स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आकाशवाणी शब्द खुद उन्होंने गढ़ा है। लेकिन मूलतः उनकी जो वृत्ति रही है, काव्य वृत्ति, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो इस जग को, जग की समस्याओं को दरकिनार करके लिखी जाने वाली कोई भी कविता समकालीन राजनीतिक या राष्ट्रीय या वैश्विक परिस्थितियों से उदासीन ही होगी। और यह उदासीनता मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि पंत जी की कविताओं की एक बड़ी कमजोरी है। कविताओं से इतर बात करें तो हर कवि, हर लेखक की अपनी एक अदा होती है, एक अंदाज होता है। सुमित्रा नंदन पंत का भी था। खासकर अपने बालों को लेकर वो काफी चर्चा में रहते थे। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों वो बंद गले का कोट पहनते थे। मैंने तो छुटपन से ही बाल रखे। नेपोलियन का चित्र देखा था जब मैं 4th क्लास में था, तब से मैंने उसके बड़े घुंघराले बाल, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया तो मैंने बाल रख लिए। कभी तो मैं पीछे बना। वहाँ इलाहाबाद में एक बार द्विवेदी मेला हुआ तो उसमें मेरे मित्रों ने मेरे गले की टाई खींच के फेंक दी। तब से मैंने सोचा कि ऐसे छोटा कोट अच्छा नहीं लगता, तो बंद गले का कोट पहनने लगा। मन की सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता से तादात्म्य स्थापित करने वाले इस प्रतिष्ठित कवि की जन्मस्थली को वीथिका यानी गैलरी में बदल दिया गया है। कभी आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा जाएं तो आगे कौसानी में इस वीथिका को देखने जरूर जाइएगा, जहां सुमित्रा नंदन पंत की बचपन की तस्वीरों से लेकर उनकी किताबें, अटैची और वो मेज तक रखी है जिस पर बैठकर हिंदी का ये प्रतिष्ठित कवि कविता की देह गढ़ा करता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा इस सोमवार यानी 25 मई से शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चक्रवाती तूफान अम्पन ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचा। वहां अंधड़ के साथ भारी बारिश हो रही है। नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने की योजना को मंजूरी दे दी। वरिष्ठ नागरिकों के भले के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि 3 वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर देने का फैसला भी इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी बैठक में मिली मंजूरी। बीते 24 घंटों में 5,611 मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मजदूरों के हितों में फैसला करने और बसों को चलाने की मंजूरी देने का फिर से अनुरोध किया और नेपाल ने जारी किया नया राजनीतिक नक्शा। इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को भी शामिल किया गया है। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के कार्यक्रम और विशेष पॉडकास्ट अब आप हमारी वेबसाइट के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट और हाँ, radio@aajtak.com पर ईमेल करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।